नमस्कार साथियों, मैं गौरव निप्टी। मेरे चैनल बैंकिंग विद गौरव में आपका आज फिर से स्वागत है। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो बहुत डिमांडेबल है। लोगों की बहुत परेशानियाँ हैं इस टॉपिक पर, इस टॉपिक से रिलेटेड। और वो टॉपिक है हमारा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए जो होता है वो किसको कहते हैं, एनपीए कब डिक्लेयर होता है, एनपीए की परिभाषा क्या है। हमारे बहुत से कंज्यूमर्स जो बैंकिंग में लोन लिए हुए हैं, जिनका लोन चल रहा है, चाहे वो हाउसिंग लोन हो यानी कि मकान से संबंधित, कोई प्लॉट उन्होंने खरीदा है, प्लॉट है तो उन्होंने मकान बनवाया है, पर्सनल लोन, कार लोन, गोल्ड लोन और बहुत सारे लोन जो मैंने नहीं बोले हैं। यदि कोई नाम छूट गया है तो उसको भी समझें कि यदि बैंकिंग से उन्होंने कोई लोन लिया और लोन लेने के बाद उन्होंने समय पर किस्त अदा नहीं कर पाए, ईएमआई जिसको कहते हैं, किस्त या ईएमआई नहीं दे पाए, बाउंस हो गया, किन्हीं कारणों बस फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, प्रॉब्लम आ गई, फैमिली में बीमारी, पर्सन की डेथ हो जाना और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ईएमआई मिस होने का कारण भूल जाना भी होता है, सैलरी लेट होना हो जाता है, खाते में पैसा उतना सफिशेंट नहीं है। इनसफिशिएंट का मतलब है उतना पैसा जितने की ईएमआई कट सके। यदि एक पैसा भी कम है तो ईएमआई बाउंस हो जाएगी, यानी कि वापस हो जाएगी, जिसका पेनाल्टी हर्जाना खर्जाना आपको देना होता है। तो आज हम इसी पर बहुत डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि एनपीए कब होता है और एनपीए से बाहर हम कैसे निकलें, इस जंजाल से हम बाहर कैसे निकलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और एनपीए साथियों होता कब है, एनपीए कब होगा, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो आपकी कोई ईएमआई है, जो ईएमआई की अमाउंट है, वो कोई भी एक एग्जांपल उदाहरण के तौर पे ले सकता हूँ, 5000 रुपये इन 5000 रुपये आपके खाते से, और हर महीने की 10 तारीख को वो ईएमआई किस्त आपके खाते से ऑटो डेबिट यानी अपने आप स्वतः आपके खाते से, जो भी आपने बैंक खाता दिया होगा वहाँ से कट कर, और जहाँ से आपने लोन लिया, या तो वो सेम बैंक हो सकता है या कोई और बैंक भी हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है, कोई राष्ट्रीयकृत बैंक हो सकता है, कोई प्राइवेट बैंक हो सकता है, जिससे भी आपने लोन लिया है, जिसको भी लोन लेते वक्त आपने अपना खाता नंबर, बचत खाता नंबर दिया था, उस बचत खाते में उतना पैसा नहीं था जितने का आपकी किस्त करने का वादा किया था, यानी किस्त देने का वादा किया था। तो जो किस्त थी वो मैंने 5000 रुपये बताई, आपके खाते में था 4999 रुपये। तो आपकी चेक या ईएमआई या किस्त बाउंस यानी कि टूट जाना, जिसको कई बार रूरल बेल्ट में, गांव में लोग टूटना कहते हैं कि हमारी किस्त टूट गई है, तो उसे टूटना भी कहेंगे, उसको वापसी भी कहेंगे, या बैंक को उतना पैसा उस दिन नहीं मिला उसे हम ईएमआई टूटना कहेंगे, रुकना कहेंगे। अब केस क्या होता है कि ये होता क्यों है, ये होने के कई एक कारण हो सकते हैं, जिसमें आपने बैंक का खाता तो दे दिया, बट 10 तारीख, हर महीने की 10 तारीख, ये बैंक जब लोन देता है तो आपसे पूछता भी है, और बैंक के अपने सर्टन रूल्स होते हैं जिसमें वो 3-4 ऑप्शन रखते हैं, जैसे महीने की 1 तारीख, महीने की 5 तारीख, महीने की 10 तारीख, महीने की 15 तारीख, 15 से ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको वो ऑप्शन देंगे, या बैंक से लोन लेते वक्त किस्त के बारे में पूछ सकते हैं कि सर हमारी किस्त किस तारीख से कटेगी,
और वो तारीख अगर बैंक ने बता दी तो फिर वो उसी तारीख से कटने लगती है, और आपको पता भी होगा जब चेक बाउंस या किस्त रुका है वो किस तारीख को रुका है। तो ऐसे केस में उससे एक दिन पहले 100% उसमें पैसा उतना होना चाहिए या उससे अधिक जितने की वो किस्त है। अब ये आपको तय करना है कि हमारे खाते में सबसे पहले आपको बैलेंस पता रखना है, उससे 1-2 दिन पहले अपने खाते की जांच कर लें। अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग है, आपके पास एम पासबुक है, मोबाइल पासबुक है, या आपके पास जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, या आपके पास कोई बैंक का नंबर है, या आपके पास पासबुक है, उसे अपडेट कराएं और उसमें देखें कि मेरी जो किस्त आने वाली है 1-2 दिन बाद, क्या उतना पैसा मेरे खाते में है। जितने पैसे की किस्त है उससे आपके पास थोड़ा पैसा अधिक ही होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि आपने पैसा डाला और दुर्भाग्यवश किस्त वाले दिन या किस्त से एक दिन पहले, आपने तो 2 दिन पहले अपना बैलेंस चेक किया, लेकिन जैसे मान लो 10 तारीख को किस्त थी, आपने 8 तारीख को बैलेंस चेक किया, 9th को यानी एक दिन बाद आपके बैलेंस चेक करने के बाद अपना फंड था, 9th को आपका कोई डेबिट कार्ड चार्ज, कोई एटीएम कार्ड के चार्जेज, कोई SMS अलर्ट के चार्जेज, या बैंक के बहुत सारे चार्जेज होते हैं जो फिक्स चार्जेज होते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज होता है, AMC होता है, या कोई रिटर्न चार्जेज, या कोई पेंडिंग चार्जेज, किसी भी रूप में आपका पैसा कम हो गया। अब वो पैसा उतना नहीं रहा जितने की किस्त 10 तारीख को कटेगी। अब आपके तो दिमाग में ये है कि मैंने 8 तारीख को बैलेंस चेक किया, मेरे खाते में पैसा है, लेकिन 9th को वो पैसा डेबिट हो गया, तो कुछ पैसा उसमें कम पड़ गया। अब जब कम पड़ गया और चेक हिट कर गया, EMI हिट कर गई, यानी कि हिट का मतलब है कि बैंक में वो आ गई किस्त कटने के लिए, और किस्त में उतना पैसा नहीं था, तो उसको हम ब्रेक कर देंगे, यानी कि रिटर्न कर देंगे। तो अब आपके पास 2 चांसेस हो गए, एक तो आपकी EMI बाउंस हो गया, दूसरा आपके पास पेनाल्टी भी लग गया। यानी कि बाउंसिंग का चार्जेस 2 तरीके से लगा, एक आपको बैंक ने पैनल चार्जेस लिया, जो भी उसके बैंक चार्जेस होंगे वो आप अपने बैंक से पता रखें, कहीं 500 रुपये भी होता, कहीं 300 रुपये होता, कहीं 600 रुपये भी होता। बैंकिंग चार्जेज ये बैंक लेगा जहां आपका खाता है, वो इस बात का चार्ज लेता है कि आपने गलत प्रॉमिस कस्टमर को क्यों किया। यदि किया है और आपके खाते में पैसा नहीं था तो आपने पेनल्टी देनी होगी, कारण कुछ भी हो, बाउंस हुआ है, चार्जेस पे करना पड़ेगा। दूसरा, वो व्यक्ति जो लैंडर है, जो बैंक है, जो लैंडर बैंक है, जिसने पैसा आपको दिया, कर्जा दिया, वो बैंक ये भी हो सकता है जहां से आपकी EMI कटी, जिस बैंक में खाता है उससे भी ले सकते हो आपने लोन, या किसी और बैंक से। तो जो लैंडर बैंक है उसने आपके ऊपर चार्जेस लगाया, इस बात का पेनाल्टी चार्जेस लगाया किस्त के अलावा, EMI के अलावा, कि बॉस EMI 5,000 रुपये की थी, 700 रुपये या 1100 रुपये मेरा पेनल चार्जेस है, क्योंकि आपने समय पर टाइम पर हमें किस्त नहीं दी, ये वो पेनल्टी लगाएगा। ये हर बैंक का अपना चार्जेस रेट अलग अलग है, इसमें RBI का कोई रोल नहीं है। आपको ये जानकारी रखनी पड़ेगी कि जहां आपका लोन चल रहा है उसमें बाउंसिंग चार्जेस क्या हैं। उसके साथ साथ जो बाउंसिंग चार्जेस होगा उस पर बैंक का GST, यानी कि जो GST है वो एक्स्ट्रा एडिशनल होगा जो आपके पेनल चार्जेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाउंसिंग में 500 रुपीज़ चार्जेस है तो आपको 590 रुपये, 18% अगर GST है उस पर, तो 18×90 यानी 90 रुपये हो जाता है। तो आपको 590 रुपीज़ आपके खाते से वो बैंक लेगा, और जिस बैंक में आपका खाता है वो भी लेगा, और किस्त तो आपको देनी देनी है। एक तो ये हो गया। अब बाउंसिंग में आपको बचना कैसे है? बचने के लिए आपको अलर्ट मोड में रहना है, हमेशा उतना फंड रखना है, और उसके बाद की स्थितियां बदलती हैं। जैसे मान लो आपका एक फर्स्ट EMI बाउंस हुआ, तो फर्स्ट EMI एवरी मंथ की, हर महीने की 10 तारीख को आपकी किस्त थी जो आपको पता था, गलती से आपका मिस हो गया, तो ये पहली बार हुआ उस खाते में, लोन खाते में, तो हम उसको बैंक, RBI ने कुछ रूलिंग बनाए हुए हैं बैंकों को बताने के लिए और कस्टमर को समझाने के लिए कि हम आपकी डेंजरस स्थिति में कब आप अपना खाते को पहुंचा देते हैं। तो डेंजरस स्थिति स्टार्ट होती है सबसे पहले आपका SMA1। ऐसा इस कैटेगरीज हैं RBI ने सेट की, हर बैंक के लिए एक सेट पैटर्न है, नॉर्म सब बराबर है। इसमें SMA1, SMA2, SMA3। SMA
जीरो से, सॉरी, SMA 0, SMA 1, SMA 2, SMA 3। SMA 0 में क्या होता है, जो आपका अभी फर्स्ट EMI बाउंस हुआ, फर्स्ट डे वो SMA 0 में पहुंच गया। और 0 का मतलब होता है कि एक दिन से लेके और 30 दिन या मंथ के अंतिम दिन तक डिले हुआ। इस बीच में अगर कभी भी आप पैसा देते हो उसे SMA 0 कहेंगे। SMA 1 30 दिन के बाद 31 से 60 दिन हो जाता है। SMA 2 61 दिन से 90 दिन हो जाता है। और SMA 3 91 दिन से ऊपर। अब इनकी परिभाषा क्या है, इसको हम मानेंगे कैसे कि SMA 1 का क्या मतलब, SMA 2 का क्या मतलब, SMA 3 का क्या मतलब, और NPA कब डिक्लेयर होगा, और बैंक आपके ऊपर क्या क्या एक्शन ले सकता है। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि अगर SMA 0 है तो आपके ऊपर सिर्फ एक बैंक सॉफ्ट रिमाइंडर भेजेगा। सॉफ्ट रिमाइंडर का मतलब एक बहुत रिक्वेस्ट में बोलेगा कि सर आपकी EMI रुक गई है, तो कृपया करके आप बता दें कि कब आप पैसा डिपॉजिट करेंगे। बैंक आपको एक सूचना देता है, ये मान के चलता है कि आप भूल गए होंगे गलती से, प्रीवियस हिस्ट्री आपकी रही नहीं ऐसी तो भूल ही गए होंगे, या कोई रही होगी तो रिक्वेस्ट कर देता है। और दूसरा, यदि आपने 30 दिन के अंदर SMA 0 यानी कि 1 से लेके और 30 दिन तक अगर आपने बैंक को पैसा नहीं दिया तो SMA 2 में चला जाएगा, सॉरी SMA 1 में। और SMA 1 में जाने का मतलब है कि 31 से 60 दिन, 31 से 60 दिन जैसे आएगा तो बैंक आपको ईमेल, चिट्ठी, टेलीफोन, कॉल सेंटर के थ्रू, उसका रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर, अधिकारी, बैंक मैनेजर, कोई भी व्यक्ति आपके घर टेलीफोन के थ्रू कई माध्यम से आपसे सूचना ले सकता है और इस बात की सूचना देगा कि आपका खाता लगातार डिले हो रहा है, कृपया करके आप हमारा पैसा डिपॉजिट करा दें। और कारण भी पूछ सकता है, आप अपनी कारण शेयर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंप्यूटर को क्या चाहिए, पैसा, और वो पैसा कंप्यूटर को देना ही पड़ेगा, चाहे आप दें और चाहे मैं दूं या मैनेजर साहब खुद दें। यदि बैंक में पैसा डिपॉजिट हो जाता है तो आपका NPA से खाता बाहर आ जाता है, यानी कि एक साधारण नॉर्मल खाता बन जाता है। अब SMA 2 क्या है, जब आपने SMA 0 से 30 दिन से यानी कि 0 1 दिन से लेकर 30 दिन तक का पैसा नहीं दिया, SMA 0 हो गया। SMA 1 यानी कि आपने 31 दिन से 60 दिन का पैसा नहीं दिया तो SMA 1 हो गया। 61 दिन से 90 दिन पैसा नहीं दिया, SMA 2 हो गया। अब SMA 2 जो है वो 61 दिन से 90 दिन की सीरीज में आता है, यानी कि आप लगातार बैंक को पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जब आप बैंक को लगातार पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो बैंक आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा, आपका खाता स्ट्रेस में जा रहा है और आप लगातार डिफॉल्ट कर रहे हैं, आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं, कारण कुछ भी हो सकते हैं, आप बैंक से शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक को, फिर मैं बोलूँगा, बैंक को पैसा चाहिए, कंप्यूटर को पैसा चाहिए, आपके खाते में पैसा चाहिए। वो स्टेटस, टाइटल SMA 0, SMA 1, SMA 2, SMA 3 को रोक नहीं पाएगा। और जैसे ही आपने SMA 2 यानी कि अब आपके पास SMA 2 आते आते 90 दिन बीत रहे होंगे तो फिर बैंक की सिचुएशन अलार्मिंग हो जाती है और बैंक के कान खड़े हो जाते हैं और वो मानता है कि अब ये खाता जैसे ही 90 दिन कंप्लीट होंगे, 91 दिन यानी 90 दिन जैसे ही पार करेंगे और 90 बैंक को कोशिश करेगा, भरसक प्रयास करेगा कि आपसे 90 दिन के अंदर पुराने ड्यू, यानी कि 90 दिन का मतलब 3 महीना और 3 महीने का मतलब 3 किस्त, और 3 किस्त का मतलब है कि आपको ये तीनों किस्तें पेमेंट करनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो 91 दिन नेक्स्ट डे ये खाता NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डिक्लेयर हो जाएगा। और जैसे ही NPA डिक्लेयर होगा, यदि आपने 90 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो 91 दिन खाता NPA डिक्लेयर होके रिकवरी टीम को चला जाएगा। बैंक में भी एक रिकवरी टीम होती है जिसमें अधिकारी, एजेंट और उनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। तो बैंक नॉर्मल बैंकिंग से अलग हटकर और वो केस आपका NPA टीम को चला जाएगा। अब NPA टीम की जिम्मेदारी है कि आपसे वो पैसा समय पर वसूले। अब
चूँकि हमने आपके साथ रिक्वेस्ट SMA 0 में रिक्वेस्ट किया था, बहुत पोलाइट वे में बताया था, SMA 2 में थोड़ा सा बैंक को अलार्म लगा कि यार ये व्यक्ति पैसा क्यों नहीं दे रहा है, तो फिर उसको घर भेजा। SMA 2 में घर, SMA 1 में घर भेजा, SMA 2 में थोड़ा सा हार्ड हुआ बैंक, और उसने बोला कि आप हमारा पैसा समय पर डिपॉजिट कर दीजिए। कमिटमेंट वादा लिया, चिट्ठी लिया, आपने प्रॉमिस किया, फिर भी आप पैसा देने में फेल रहे। तो जब आप लगातार 90 दिन तक पैसा नहीं दे पाए तो बैंक ने, RBI रूलिंग है, ये सभी बैंकों के लिए एप्लीकेबल है, जितने भी इंडिया में बैंक हैं, चाहे वो NBFCs हों, चाहे प्राइवेट बैंक हों, चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे SBI बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो इंडिया में, यदि बैंक है, चाहे वो विदेशी बैंक ही क्यों ना हो, इंडिया में यदि कोई बैंक है और जिससे आपने बैंक से पैसा लिया तो 3 किस्तें नहीं दी, यानी 90 दिन पास हुए, 90 दिन पास हुए तो मतलब सीधा सा है कि आपका खाता NPA हो गया है। और NPA के केस में आपके पास वो जो आपका नाम है वो NPA रिकवरी टीम में चला जाएगा, और रिकवरी टीम के जाने के बाद आपके साथ हार्ड रिकवरी हो सकती है। अब हार्ड रिकवरी क्या होती है? हार्ड रिकवरी में ये होता है कि जनरली अब ऑफिसर नहीं आते हैं, एक रिकवरी टीम होती है, उसमें वो लोग आपसे विजिट करेंगे, आपके घर आएंगे। वो कई बार थर्ड पार्टी एजेंसियां भी होती हैं, उसको हालांकि बैंक ही मॉनिटर करता है ऑफिसर, लेकिन टीम रिकवरी एजेंसियां होती हैं जो थर्ड पार्टी रोल पर होती हैं। बैंक उनको भेजता है और आपसे लाइजनिंग करता है और पूछता है कि भाई पेमेंट आपको, यदि उनको लगता है कि बैंक के हाथ में इस केस को सेटलमेंट करने का, उनको लगता है कि अब ये केस कस्टमर की फाइनेंशियल स्थिति खराब है, जैसे नौकरी चला जाना, अब वो अनएम्प्लॉय हो गया है, किन्हीं कारणों एक्सीडेंट हो गया, बीमार है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई है, अब उसकी इनकम का कोई साधन नहीं है, तो बैंक को ये ऑफिसर्स अपडेट करते हैं और आपसे चिट्ठी लेते हैं। उसके बाद फिर आपको ऑफ़र करते हैं कि ठीक है आपकी स्थिति नहीं, और बैंक को भी लगता है कि अब मेरा पैसा मिलने की संभावना बहुत कम है, तो बैंक अब आपसे सेटलमेंट के रूप में आता है और वो कहता है कि अब आप इस केस को सेटल कर लीजिए। तो बैंक आपको जब सेटलमेंट के लिए ऑफ़र करे तब आप, यदि आपको लगता है कि मुझे सेटलमेंट करना चाहिए तो आप कर लीजिए। अब सेटलमेंट में क्या होता है? सेटलमेंट में जो अमाउंट आपके ऊपर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज और प्लस पेनाल्टी जो भी बैंक का लगा होगा, वो बैंक आपको बताएगा कि आपके ऊपर इतना कर्जा है और इस कर्जे में हम आपका जो भी उसका 1 to 1 ऑफर आपके लिए होगा। वो हर बैंक का अपना एक नियम है और खाते की स्थिति होती है कि खाता कितना पुराना है। अगर खाता बहुत अर्ली स्टेज का है, यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट का 100% वेवर मिल जाए, यानी कि छूट प्रदान हो जाए। वो 100% जो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा है वो छूट में आ सकता है। दूसरा, यदि जैसे जैसे आपका खाता पुराना होता जाएगा, बैंक को लगेगा कि बैंक का पैसा मिलने की संभावना कम होती नज़र आ रही है, तो ऐसे केस में आपकी छूट का प्रावधान परसेंटेज बढ़ता जाता है। जितना पुराना खाता होगा उतना ही आपको छूट ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। ये मैं आपको पैसा ना देने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। यदि आपकी स्थिति अच्छी है या समय बदल गया है तो आपको बैंक को पैसा देना चाहिए, और यदि आपकी स्थिति अभी भी खराब है तो बैंक को आप अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी दें और लिखित में जानकारी दें, ईमेल के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से दें और बताएं, तो बैंक आपको जो भी आपको वो छूट प्रदान कर सकता है वो करेगा। हो सकता है कि आपका खाता थोड़ा पुराना हो गया हो, तो ऐसे केस में आपको प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन में भी कुछ छूट मिल जाए। तो ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा कि हर बैंक का अपना रूलिंग है, आपके खाते की क्या स्थिति है। यदि आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो, यानी कि आपका कोई NPA केस है और आपका केस हमारे आज के डिस्कशन से मैच कर रहा है लेकिन 100% नहीं मैच कर रहा है, तो आप हमें मेरे कमेंट बॉक्स में जाके और अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो NPA को कोशिश करें कि SMA 0 जो है, जब फर्स्ट EMI आपकी बाउंस हुई थी तो कोशिश करिए कि उस महीने की 30 दिन के अंदर SMA 0 में ही आप अपना वो किस्त अदा कर दें और अगली किस्त बाउंस ना होने दें, इसके लिए भी आप इंश्योर करें। तो यदि ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं?
तो कोशिश तो सबसे पहले ये करें कि ऐसा कुछ होने ना दें। यदि किसी कारणवश ऐसा हो जाता है, किसी भी कारणवश, तो उस कारण को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक, आपको लगता है कि आने वाला जो टाइम है, अभी हमारा टाइम सही चल रहा है, लेकिन हमें लग रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद की स्थिति आपकी नाजुक होने वाली है, कारण कुछ भी हो सकता है, तो आप बैंक को रेगुलर ईएमआई देते देते बैंक को रिटर्न में लिखित में सूचना दें, ईएमआई के माध्यम, ईमेल के माध्यम से या रिटर्न लेटर के माध्यम से, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से चिट्ठी भेजकर सूचना दें कि मेरे आने वाले टाइम में ये परेशानी है और जिसके कारण मैं अपनी ईएमआई इस महीने से देने में असमर्थ रहूँगा, कृपया करके मेरा खाता रीस्ट्रक्चर किया जाए या उसको आगे के लिए 6 महीने के लिए मुझे टाइम दिया जाए, 3 महीने के लिए टाइम दिया, जो भी आपको लगता है। रीस्ट्रक्चरिंग तो खैर बाद में होगी, जब आपका केस कई बार बिगड़ भी जाता है, कई बार आप पहले से भी रीस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग के भी कई कारण बन सकते हैं, जैसे आपकी लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाना, परेशानियां आने वाली हैं जो आपको पहले से पता हैं। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो हमें पता लग जाती हैं, जैसे मान लो जॉब चली गई है, सस्पेंड हो गए हैं, टर्मिनेट हो गए हैं, या बहुत सारे कारण हैं और आपके पास कुछ सेविंग्स है। उस सेविंग से तो आपने ईएमआई तो चला दिया, लेकिन उस ईएमआई के बाद क्या होगा, इनकम तो है नहीं। तो ऐसे केस में बैंक से, और आपको लगता है हमें 6 और 8 महीने और 1 साल लग सकता है, तो बैंक से आप अपना लेटर देके ईएमआई की रीस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो SMA 0 से आप बाहर आने की कोशिश करें, समय से पैसा देने की कोशिश करें, सफिशिएंट फंड रखें, यानी उतना पैसा ज़रूर खाते में रखें जिससे कि आपके पैसा शॉर्ट ना हो और ईएमआई समय पर जाए। और यदि बैंक को आप 90 दिन तक पैसा नहीं देते हैं तो केस NPA डिक्लेयर हो जाता है, और NPA जब डिक्लेयर हो जाता है तो मैंने आपको बताया है कि उसके बहुत सारे रिएक्शंस हैं, जिसमें एक है सिबिल पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और यदि आपका सिबिल खराब हो गया, यानी फाइनेंशियल चरित्र जिसको कहते हैं, वित्तीय चरित्र, तो फिर आपको आने वाले टाइम पर अन्य बैंकों से भी लोन मिलने की संभावना क्षीण हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। एक सिबिल स्कोर होता है, उस सिबिल स्कोर में एक मिनिमम रेंज होती है हर बैंक का, कोई 750 पे लोन देता है, कोई 700 पर लोन देता है, कोई 650 पे देता है, लेकिन जनरली NBFC 650 से नीचे नहीं जाते हैं। और पब्लिक सेक्टर और अच्छे बैंक, टॉप बैंक जो जो HDFC प्राइवेट बैंक है, ICICI, ये 750 और 700 से ऊपर पे ही लोन देते हैं। यदि आपकी रीस्ट्रक्चरिंग SMA 1, SMA 2, SMA 3 या NPA या सेटलमेंट आ जाता है सिबिल में, सिबिल खराब हो गई, आपका सिबिल स्कोर डाउन हो गया है, जो कि आपका 600, 650, तो ऐसे केस में आपको लोन भविष्य में मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जब आप ये सब चीज़ें सही कर लेंगे, उसके बाद आपको सुधरने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा, कम से कम 2 to 3 years। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनका RBI जब NPA होता है तो ऑफिशियल आपको बाकायदा NPA के केस में मैसेज तो आते ही, मैंने बोला है। यदि आपका कोई व्यक्तिगत लगता है कि आपका कोई व्यक्तिगत इसमें कोई डिस्कशन करना है, तो मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म YouTube चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे बैंकिंग विद गौरव पर फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी परेशानी, अपने क्वेश्चंस हमें लिख सकते हैं, और मैं वादा करता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी ही उस क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको आप ही की भाषा में, सरल भाषा में दूंगा, जिससे कि आप इस परेशानी से बाहर आ सकें। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और अगले वीडियो में जल्द ही मैं मिलूँगा। धन्यवाद। बैंकिंग विद गौरव।